आधे अधूरे में नाटक में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जो आधा अधूरा नाटक है मोहन राकेश जी का, उसमें महेंद्र नाथ जी के चरित्र चित्रण की विशेषताएं बताइए। या तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, या दूसरे टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मोहन राकेश जी के आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्र की क्या परिकल्पना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं महेंद्र नाथ जी के विषय में कि महेंद्र नाथ जी आधे अधूरे में पुरुष एक नाम से आता है, मतलब एक पुरुष है जिनका नाम है महेंद्र नाथ जी। उनकी उम्र जो है वो 50 के आसपास है। उनका चेहरा जो है एक विशिष्ट और एक व्यंग्यात्मक चेहरा है, दोस्तों का चहेता है, हंसमुख है। महेंद्र नाथ सावित्री से शादी करने के बाद कारोबार में लगातार असफल रहे और आज पत्नी की कमाई की रोटियां तोड़ रहे हैं। गृहपति अपनी जिम्मेदारियों से वंचित है। जीवन में एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में वो अपने आप को हार मान चुके हैं। महेंद्र सिंह के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। 3 बच्चों के बाप होने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक रूप से नहीं समझ रहा है। पत्नी के परिचितों के आने से, जब पत्नी के जो परिचित हैं और वो घर आते हैं तो उनके घर आने पर आप घर से निकल जाते हैं। सावित्री महेंद्र नाथ को सदा दब्बू राम का व्यक्ति कहती है। सदा एक विशेषण लगा रखे हैं महेंद्र नाथ जी के प्रति कि वो दब्बे हुए, वो व्यक्तित्वहीन है, वो परनिर्भर है, वो आधा अधूरा भी है, वो मन का कटुल्य भी है, वो व्यंग्यवाणी करने वाला भी है, जो ये बातें उसकी पत्नी को अंतर भेदता रहता है। नाटक की शुरुआत में पुरुष का परिचय स्वागत भाषण के माध्यम से होता है और वह स्वयं कहता है कि नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। महेंद्र नाथ नाटक का नायक है, साथ ही वह बेकार है, निराश है और असफल पति है। शादी के बाद उसकी पत्नी को वह एक पूरी आदमी का आधा चौथाई अर्थात अधूरा, लिपलिपा और चिपचिपा सा लगने लगता है। महेंद्र नाथ की परिवार की स्थिति को लेकर इस नाटक आधे अधूरे की रचना की गई है। यह परिवार एक सामान्य मध्यम परिवार से है। परिवार का सदस्य किसी न किसी प्रकार से कुंठा से ग्रस्त है। परिवार अबाध क्लेश से व्याप्त है। प्रत्येक सदस्य के मन में प्रतिपल कोई न कोई शिकायत बनी रहती है। महेंद्र नाथ की अवस्था लगभग पहले भी बताई, 50 वर्ष की है। वह एक पतलून और कमीज धारण किए गए है। सामान्य रूप से जब हमारे सामने आते हैं या हमारे रंगमंच पर उपस्थित रहते हैं तो उनकी पत्नी का कहना है कि वो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए अपने मित्र जुनेजा के यहाँ भी चले जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में जुनेजा रंगमंच पर रहता है और उसकी चर्चा करता रहता है। इस प्रकार ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि पाठक नाटक में महेंद्र नाथ को ना देखे। वह महेंद्र नाथ वस्तुतः इस नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। उसके जीवन का लक्ष्य करके ही नाटककार ने अपना मंतव्य प्रकट किया है, अपना संदेश प्रस्तुत किया है। महेंद्र नाथ की प्रतीक्षाया यह था कि यह नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है और अनिश्चितता की ओर है। मन में एक प्रकार का
द्वंद्व है। नाटककार ने जब इस नाटक को लिखा है तो पात्रों का जो परिचय दिया है तो मन के मन में एक प्रकार का द्वंद्व है। वह कहता है यह पुरुष जिंदगी में अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए है। उसका यह स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। नाटक के शुरू में महेंद्र के स्वागत से कथन शुरू होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में महेंद्र एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत पैसा कमाता है, और लेकिन जब वो सावित्री की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और कर्जा में दब जाता है, और कर्जा में दबने के बाद जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो वह निठल्ला हो जाता है। आज वह आदमी सड़क पर चलने वाला हो गया, फुटपाथ पर चल रहा है, आदमी से आदमी टकरा रहा है, आदमी से आदमी घूम रहा है, किन किन परिस्थितियों में जीता है, यह एक मुख्य कारण बन गया है। इन अनिश्चित पात्र में, इन अनिश्चित स्थितियों में वो एक बेरोजगार आदमी बन गया है, और बेरोजगार व्यक्ति जीव को उपार्जन की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाता है। बेरोजगार व्यक्ति जो है वो जीव को उपार्जन की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाता है। जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है तो फिर वो क्या करता है, आप सोच सकते हो। जब महेंद्र नाथ के चरित्र चित्रण की विशेषता चल रही थी, तो सबसे पहले विशेषता है उनकी कमजोर और पराश्रित व्यक्तित्व। महेंद्र नाथ जी जो हैं बहुत अधिक कमजोर हैं और पराश्रित भी हैं। पराश्रित का मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में काम धंधा करना बंद कर दिया है। उनके पास ना तो स्वतंत्र चिंतन की क्षमता है और ना ही स्वतंत्र रूप से कोई वो निर्णय ले सकते हैं। महेंद्र नाथ जी की अपनी कोई विचारधारा भी नहीं है, ना ही उनका कोई अपना व्यक्तित्व। वह हमेशा प्रत्येक बात के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। हर बात के लिए दूसरे की मुँह की खानी पड़ती है, हर बात के लिए दूसरे का सहारा लेते घूमते हैं। और यहाँ तक ये भी कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हर बात के लिए कहते हैं मैं जुनेजा से पूछूं। यहाँ बार बार छोटी छोटी सी पारिवारिक बात को जुनेजा से राय लेना, छोटी छोटी कोई चीज़ भी खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से खरीदी जाना, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जब तक जुनेजा उसे सलाह नहीं देता है और वो जुनेजा बार बार व्यंग्यात्मक रूप से महेंद्र सिंह से कहते हैं क्या तुमने विवाह भी मुझसे पूछ के किया था? क्या जब मैंने हामी भरी थी जब तुमने विवाह किया था? इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करना, इस प्रकार के कटु शब्दों का योग करना, जिससे महेंद्र सिंह का व्यक्तित्व एक पराश्रित दिखाई देता है। उनमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वो पराश्रित होने के कारण महेंद्र सिंह की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो आध्यात्मिक क्षमताएं हैं, वो भी कुंठित हो गई हैं। उन व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से उनका विकास नहीं हो पाया है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह का जो व्यक्तित्व है वो एक कमजोर व्यक्तित्व है, एक पराश्रित व्यक्तित्व है। वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कमजोर व्यक्तित्व क्यों बन गया है? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो प्रेस आदि खोला है और सावित्री की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सारा बिजनेस उनका ठप हो गया है। अब वो पूर्ण रूप से पराश्रित हो गया है। एक तो वो बीवी के सामने पराश्रित रहता, तो सावित्री के सामने पराश्रित हो गए हैं,
और दूसरा वो अपने दोस्त जुनेजा के सामने भी पराश्रित हैं। दूसरी विशेषता है उनकी संकालु प्रवृत्ति। महेंद्र नाथ जी जो हैं इस नाटक में वो किस टाइप के हैं, उनमें आत्मविश्वास रहित व्यक्ति है, आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं बचा है, 1% भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। प्रत्येक काम करते समय वो किसी न किसी का सहारा लेते हैं। तो जब आत्मविश्वास नहीं बना है तो जुनेजा भी उसको दबाव में लेता है। आज उसकी ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति बन गई कि वह स्वयं कुछ भी सोच के नहीं कर पा रहा है। पत्नी कहती है कि वो प्रत्येक काम अपना जुनेजा से पूछ के करते हैं। जुनेजा कहता है कि वो प्रत्येक बात के लिए अपनी पत्नी का मुंह देखता है और उनके मन में ये विश्वास बिठा दिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के सिवा कोई उपाय नहीं है। कहने का मतलब कि यहाँ जुनेजा बार बार व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहता है कि तुम हर बात अपनी पत्नी से पूछते हो, और वहाँ पत्नी बार बार ये व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहती है कि तुम हर बात जुनेजा से पूछते हो। जब घर की पारिवारिक स्थिति ऐसी बन जाती है तो कहने का तात्पर्य है कि उनमें महेंद्र नाथ सिंह में आत्मविश्वास की पूरी कमी हो गई है। ना तो वो ये सोच पा रहा है कि मुझे जुनेजा से सलाह लेना है, और ना वो ये सोच पा रहा है कि मुझे महेंद्र सिंह से सलाह लेना है। बीच की स्थिति उसकी बन गई है, और पति पत्नी के आरंभ से ही जो बातें बीच में छिड़कती हैं उनके बीच में भी एक खटाव उत्पन्न हो गया है। तीसरा पॉइंट है संकालु प्रवृत्ति। महेंद्र नाथ इस नाटक में संकालु प्रवृत्ति का स्वामी नजर आता है। अपनी पत्नी सावित्री के कार्यकाल पर वो संकालु दृष्टि से देखता है। अपने बेटे अशोक की नौकरी लगवाने के लिए सावित्री अपने घर में बार बार सिंघानिया को बुलाती है, बार बार जगमोहन को बुलाती है। कुल मिला के सावित्री ये चाह रही है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन जब वो घर पर बुलाती है तो महेंद्र सिंह उसको शंका की दृष्टि से सोचते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि सावित्री और जगमोहन जी, सावित्री जी और मनोज आदि के संबंध अवैध संबंध है, और पुत्र भी उनका इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। पुत्र भी बार बार ये कहता है कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी है। तो ये सारी जो आदतें हैं वो महेंद्र सिंह को अच्छी नहीं लग रही हैं। इसलिए महेंद्र सिंह के प्रति हम कह सकते हैं बार बार स्त्री का ये कहना कि वो हमारा बॉस है, हमारा फर्ज बनता है, मुझे घर बुलाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बार बार महेंद्र सिंह उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। वो कहते हैं 1 बार 2 बार 50 बार घर बुलाना, ये ठीक नहीं है। तो महेंद्र सिंह अपनी संकाली भावना का प्रदर्शन तब भी करता है जब उसकी बड़ी लड़की बिन्नी मनोज के साथ घर से भाग जाती है। वह अपनी शंका सावित्री पर भी प्रकट कर रहा है और उससे कहता है कि बिन्नी से पूछे कि वह अपना घर छोड़कर क्यों चली गई। वह बिन्नी के विषय में भी अपनी शंका प्रकट करता है। इस तरह जब दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई है महेंद्र सिंह के कि सावित्री पूर्णतः चरित्रहीन नारी है और वो अपना चरित्र बैठकर अपना घर चलाती है, इस तरीके से शंका उसके घर में, उसके हृदय घर में बैठ चुकी है। नेक्स्ट कारण है महेंद्र सिंह की विशेषताओं का ईर्ष्यालु और कुड़नशील। ईर्ष्यालु भी महेंद्र सिंह के अंदर बहुत अधिक, क्योंकि वो बार बार सीधा सावित्री के चरित्र पर संदेह कर रहा है और उसके साथ ही सावित्री के पुरुषों से ईर्ष्या भी कर रहा है। जिन जिन पुरुषों से सावित्री के संबंध है उनसे वो ईर्ष्या भी कर रहा है। जब जब भी कोई व्यक्ति घर आता है या जब जब भी सावित्री किसी के घर जाते हैं उन पुरुषों से उस ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, उन्हें कुड़नशील दृष्टि से देखता है। पहले सिंघानिया का आना, फिर मनोज का आना, फिर जगमोहन जी का आना, इनसे वार्तालाप करना, आदि जो पुरुष हैं, यहाँ तक कि जब जुनेजा भी आता है जबकि खुद का मित्र है, और जब जुनेजा भी आता है और जुनेजा से सावित्री बात करती है तो वहाँ भी महेंद्र सिंह सावित्री को शंका की दृष्टि से देखती है। तो यहाँ ओम शिवपुरी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है
और जब जब उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। कौन? महेंद्र सिंह। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर को छोड़कर घर से चला जाता है। यानी कहने का मतलब फ्राइडे सैटरडे वो घर में रहता है, बाकी घर में चला जाता है। लेकिन कुछ घंटे बाद वो अपने घर वापस भी लौट आता है। थका है, हारा है, पराजित है, क्योंकि उसकी नियति बन गई है। वह फाइलों से जूझता रहता है, सावित्री की बातें सुनता रहता है, इसलिए फाइलों की उठापटक करता है, क्योंकि उसे सिंघानिया से ईर्ष्या है। और फाइलों की उठापटक इसलिए करता है कि उसे शक है कि सिंघानिया हो सकता है उससे कुछ कहता हो और ये हमसे छुपाकर पत्र आदि इन फाइलों में रखती, इसलिए वो फाइलों की उठापटक भी करता रहता है। महेंद्र सिंह इस बात से भी जलता है कि सावित्री का जिन जिन लोगों से संपर्क है महेंद्र ने की अपेक्षा वो अधिक प्रतिष्ठित पद पर है, ऊंचे पदों पर हैं, इज्जतदार हैं, इसलिए भी महेंद्र सिंह उनसे जलन करता है। अधिकार, रुतबा और इज्जत ये सब उन्हीं लोगों से मिल रही है सावित्री को। हमारा ना तो सावित्री पर कोई अधिकार है, का ना रुतबा है, ना कोई इज्जत है। ये घर जो बर्बादी का कारण है वो सावित्री को ही मान बैठा है। सिर्फ सावित्री वो मानता है कि जो परिवार चल रहा है वो बाहरी लोगों के भरोसे से चल रहा है। अगर ऐसा रहा तो घर की स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। नाटक में महेंद्र नाथ जी प्रत्येक क्षण उड़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण उड़ते हैं, प्रत्येक क्षण ईर्ष्या करते हैं। वह स्वयं को, अपने आप को बहुत छोटा, अपाहिज व्यक्ति अनुभव करते हैं, इसलिए प्रत्येक बात पर कुड़ते रहते हैं। उनके घर के सदस्य भी उनसे उपेक्षा करते हैं और बात बात पर अपमानित करते हैं। अपनी पत्नी की घोर उपेक्षा और प्रताड़ना के कारण ही वह ओछे बन गए हैं और ना कहने योग्य भी बात अपने बच्चों के सामने वो कह देते हैं। पत्नी भी उनकी उपेक्षा से तिल मिला जाती है, किंतु प्रतिशोध करने की शक्ति न होने के कारण वह बार बार कुड़ता रहता है, वह बार बार कुड़ता रहता है। वह बार बार सावित्री से पूछता है कि ये तुम्हारा घर है, ये किसका घर है, ये किसने बनवाया है, ये ऐसो सामग्री कहाँ से आई है, इसके पहले 10 साल पहले, 11 साल पहले ये सामान मैंने खरीदा था। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर उसके अंदर एक सवाल पैदा होते हैं। कहने का मात्र है कि वह पूर्ण रूप से कैसा हो गया है, ईर्ष्यालु हो गया है, कुड़नशील हो गया है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा नेक्स्ट पॉइंट है उनका प्रभावहीन और आरामदायक पुरुष। क्या कहा? प्रभावहीन और आरामदायक पुरुष। प्रभावहीन क्यों कहा? जब पति पत्नी आराम में है, महेंद्र नाथ अपनी पत्नी से विनम्र दिखाई देता है, उसकी पत्नी उसे पीछे से छिड़कती है, वो चुपचाप बहुत कुछ सुनता रहता है। ऐसा लगता है कि वह अपनी पत्नी के सम्मुख भीगी बल्ली बनकर रहा है। स्त्री घर में आने पर महेंद्र नाथ को घर में ना पाकर डांटती हुई कहती है, कहाँ चले गए हो? उत्तर में केवल इतना सा जवाब देता है महेंद्र सिंह, मार्केट। इसके बाद भी घर की चीजों को लेकर सावित्री बार बार बौखला देती है, बार बार डांट देती है, बार बार उसे दबाव बनाती है। आपसे घर भी नहीं संभाला जाता, आप पैसा नहीं कमा सकते हो तो कम से कम घर की जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हो वो तो संभाल सकते हो। तुम कहाँ बार बार जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। लाओ ये घर भी छोड़ दो, आप घर से निकल जाओ, मैं इस घर को भी संभाल लूँगी, आदि आदि बातें। इस तरीके से डांटना उनकी व्यवस्था को प्रकट करता है। और अच्छा यही है कि वह कुछ ना कुछ कहकर चुप रह जाता है। अगर चुप रहता हूँ तो पुरुष की बातचीत से यह प्रकट होता है कि वह अपनी पत्नी की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर है। और यदि वो चुप नहीं रहता है और औकात से ज़्यादा यदि वो खर्च कर देता है, तो आपने औकात से जब ज़्यादा खर्च किया है तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। महेंद्र नाथ की इस दयनीय स्थिति को देखकर परिवार के भी हर सदस्य ने बड़ा बुरा व्यवहार उनसे करना शुरू किया है, बड़ा फायदा उठाया है। और महेंद्र नाथ की इस व्यवहार और प्रेरणा से वह एक तरह से बयां कर रहा है कि पानी में
पानी के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम बड़ी लड़की से हुआ है। वह कहता है जिस प्रकार पानी बहता है अंदर की तरफ, उसी तरह जुनेजा भी मेरी तरफ बह रहा है। मैं जुनेजा को ही सब कुछ मान चुका हूँ। मतलब कुल मिला के महेंद्र सिंह जी जुनेजा को सब कुछ मान चुके हैं, जुनेजा के साथ रहना पसंद करते हैं। और जुनेजा भी सावित्री से भी इस बात की पूरी दृढ़ता से कहता है कि मैं जानकर भी कि तुम जिस कही थे शिकंजे में महेंद्र नाथ को फंसाना चाहते हो, ये संभव नहीं है। तो कुल मिला के दोनों के बीच में एक छटपटाहट है। तो महेंद्र नाथ जी एक विश्वासहीन और परोपमुखी व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। महेंद्र सिंह कैसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं? अविश्वासी, परोन्मुखी दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उनका संकालु प्रवृत्ति के बाद कौन सा पॉइंट था? प्रभावहीन व्यक्तित्व और आराम तलब। महेंद्र सिंह जी एक प्रभावहीन व्यक्ति है, दब्बू प्रवृत्ति के हैं, पराश्रित हैं, आराम तलब जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वह गृह स्वामी होकर भी गृहपति की मर्यादा से वंचित है। उसमें उनका ना तो सम्मान घर में है, ना उनका सम्मान समाज में है, ना उनका सम्मान बाजार में है, ना उनका सम्मान रिश्तेदारी में है। उनकी पत्नी भी उसे पति मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पत्नी पति मानने से इनकार कर देती है। बड़ी लड़की भी घर से भाग गई है। लड़का अशोक भी निकम्मा हो गया है। छोटी लड़की भी उदंड है। महेंद्र नाथ को एक रबड़ की स्टैम्प समझ चुका है। जब जरूरत पड़े, जब महेंद्र नाथ का परिवार का प्रत्येक सदस्य उपयोग करता है, उसके बाद महेंद्र नाथ को धक्का देता है। कुल मिलाकर कहना चाहिए कि महेंद्र नाथ का जो जीवन है वो अस्तित्वहीन हो गया है, अर्थहीन हो गया है। उसे हरदम ऐसा लगता है कि उसे अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्म परिकर्षण करना चाहिए। उसने अपनी जिंदगी चौपट जो की है उसका जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है। इन सब जिंदगियां जो चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ। अब उसे इस बात का एहसास हो गया है महेंद्र सिंह को कि जो हमारी जिंदगी चौपट हुई है या हमारा परिवार चौपट हुआ है, इस सब का जो नुमाइंदा है वो मैं खुद हूँ, इसका कारण मैं खुद हूँ। अपना आत्म परीक्षण करने में वो लगा हुआ है। वो कहता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर अपने घर को खा लिया है। महेंद्र नाथ सारे दिन रात घर में बेकार बेगार रहकर चाय पीता रहता है, अखबार पढ़ता रहता है और घर के सारे सामान को अव्यवस्थित करके छोड़ देता है। जब सावित्री आकर बड़बड़ाती है और बच्चों के प्रति भी उसके कोई कर्तव्य दिखाई नहीं देते हैं, तब सावित्री बार बार कहती है कभी घर संभाल लिया करो या कभी बच्चे ही संभाल लिया करो, जिसके कारण महेंद्र नाथ बहुत कुढ़ते हैं। महेंद्र सिंह स्पष्ट कह देते हैं कि मेरी क्या हैसियत है इस घर में, जो जब जिस वजह से मुझे जो चाहे जो कुछ कह देता है और मैं चुपचाप उसको सहन कर लेता हूँ। हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की लड़ाई, हर वक्त की कोंच, हर वक्त कमाई, बस यही रह गया है मेरी जिंदगी में। आदि आदि बातों को सोचकर महेंद्र सिंह बहुत परेशान होते हैं। अतः हम लास्ट में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि महेंद्र अपने परिवार में उपेक्षित है और तिरस्कारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना ही उसको अपने घर में सम्मान प्राप्त है और ना ही घर के बाहर प्राप्त है। आराम तलब और आलसी प्रवृत्ति ने उनके हृदय में एक हीन भावना उत्पन्न कर दी है। इसलिए बेकारी की हालत में बच्चे और पत्नी भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। बच्चे और पत्नी के प्रति कर्तव्य को भी भली भांति नहीं निभा पा रहा है और अपनी अय्याशी के कारण पूरे परिवार को आर्थिक अभाव में दलदल में झोंक दिया है। महेंद्र नाथ जी की बेकारी, बेगामी एवं आराम तलब जिंदगी ने उनके
अकर्मण्यता ने, माने कोई काम न करने के कारण सावित्री भी उनसे घृणा करने लगी है। वो भी पर पुरुषों से जोड़ने का प्रयास करती है और इसके कारण उसका पूरा परिवार जो है विघटन के रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि महेंद्र नाथ के रूप में मोहन राकेश जी ने एक ऐसे मध्यम वर्गीय निम्न आय वाले परिवार के मुखिया का चित्रण किया है, जो पराश्रित है, आलसी है, दब्बूपन है, आत्मविश्वास की कमी है, निकम्मा है और एक अधूरा अधूरा सा व्यक्ति है। वह नाटक का मुख्य नायक है, फिर भी वो दुर्बल है, एक दयनीय पात्र है। वह गृह स्वामी होकर भी गृहपति की मर्यादा से वंचित है। पूरा परिवार की भत्सना सहता है, पूरे परिवार की कठोर आवाज को सुनता है, पूरा परिवार अपमानित करता है, अपमानित होकर भी वो घर छोड़ना नहीं चाहता है। चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण वो उसी घर में लौट कर आता है और निरर्थक अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करता है। इस प्रकार से मोहन राकेश जी ने इस नाटक में बहुत बढ़िया चित्रण महेंद्र सिंह जी का किया है।